सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग मुद्रास्फीति टॉपिक को उठाए हैं। इससे पहले हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। बहुत सारी चीज़ें उसमें बात हुई, लगभग आपका 5 क्लास तो ही गया है। तो इतना सारा वीडियो आप लोग देख लिए होंगे और चीज़ें समझ रहे होंगे। इकोनॉमिक्स में क्या है, चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं, तो इसलिए आप लोग सभी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि टॉपिक के बीच बीच में बहुत सारा कुछ समझा दिया जाता है जो कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, इन्फ्लेशन। अब देखिएगा ये क्या है, मुद्रास्फीति। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बाजार में या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में सामान्य तौर से आम तौर पर कीमतें ऊपर होती जाती हैं। ऊपर दैट मीन्स ये बढ़ती जाती हैं आमतौर पर सारे चीज़ों के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ का। जैसे बाज़ार में क्या होता है, मान के चलिए कि अचानक से कोई एक चीज़ का दाम बढ़ गया, तो वो मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति का मतलब हो गया कि बाज़ार में आमतौर पर सारे चीज़, जैसे कि मान के चलिए 100% जो भी चीज़ बाज़ार में कोई भी वस्तु है या सेवा है, कोई भी है, अभी इस पर भी आगे चलेगा। यहाँ पे होगा कि सेवा को कैलकुलेट नहीं करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं करते हैं, क्या है, इस पे बात होगा धीरे धीरे। तो आप लोग आराम से वीडियो देखिए, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस पर कर रहे थे क्या चीज़ कि बाज़ार में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में, हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, कीमतें आमतौर पर, जैसे बाज़ार में अगर 100 वस्तुएँ हैं तो उनमें से लगभग 90 to 95 का 95, 96, 97, 98 वस्तुओं का लगभग, मतलब एक आध कुछ पे नहीं बढ़े तो ये अलग बात है, लेकिन मोटा मोटी जो होगा आमतौर पर कीमतें सभी का ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक वस्तु का कीमत ऊपर चला गया तो उसको बोल दिए मुद्रास्फीति, वो नहीं है, वो अलग चीज़ होता है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो वो मांग वाले पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे जब बाज़ार वगैरह पढ़ेंगे ना, कि बाज़ार कितने प्रकार का होता है, मांग क्या होता है, क्या सभी चीज़ें जो हमारा इच्छा करता है कि हम काश मेरे पास ये रहता है कि वो डिमांड है या नहीं है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा होगा। बाज़ार का प्रकार पे चर्चा होगा, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, बहुत सारा होता है, तो अल्पाधिकार वगैरह, तो ये सब सारा चीज़ पे चर्चा होगा, लेकिन ये अलग चैप्टर है, इस पर आगे कभी बात होगा। तो सिंपल यहाँ पर देखिएगा, इसको समझने से पहले कि क्या बात की अभी तक हम लोग, कि आम तौर पर कीमतें ऊपर चली जाएंगी। ऊपर क्यों जाती हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे समझाते हैं आप लोग का एक मांग का नियम। अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं एक मांग का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कर सकते हैं, रूल ऑफ डिमांड कर सकते हैं, जो भी है। मांग का नियम जो है, इसमें क्या होता है, ये सामान्यतः ये बोलता है कि बाज़ार में यदि किसी भी चीज़ की, दो चीज़ देख लीजिए, यदि किसी भी चीज़ का आमतौर पर आम वस्तु, जैसे वस्तुएं भी कई प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य वस्तु बोलते हैं, किसी को गिफिन वस्तु बोलते हैं, गिफिन दैट मीन्स घटिया वस्तु। तो उन सभी चीज़ों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, वही वाला चैप्टर जब बाजार वाला पढ़ेंगे उस समय में ये सब सारा चर्चा होगा। अभी एक सिंपल से यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं कि मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम ये होता है कि यदि लोगों के पास पैसा अधिक आएगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। यदि लोगों के क्रय शक्ति कह लीजिए या फिर आय में यदि बढ़ोतरी हो जाएगा तो भी मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर मांग बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। मतलब पहले तो इनकम बढ़ा, अगर इनकम बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड अधिक करते हैं, और अगर डिमांड अधिक करेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। दूसरा चीज़ होता है कि किसी कारणवश अगर मान के चलिए आय अधिक है, दूसरा कंडीशन हो गया क्या चीज़, कि यदि सप्लाई में, ठीक है सारा चीज़ नॉर्मल है, आय भी मेरा नहीं बढ़ा, आय उतना ही है, जितना हम मांग कर रहे थे उतना ही कर रहा है, सभी लोग उतना ही कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया कि उत्पादन में कमी हो गया, या कह लीजिए आप पूर्ति में कमी आ गया, तो जब डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस नहीं होगा तो यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर ये अगर पूर्ति में कमी आ जाएगा तो कीमत फिर भी बढ़ जाएगा। अगर डिमांड बढ़ रहा है
तो कीमत बढ़ेगा, यदि डिमांड अगर सप्लाई घट रहा है तो भी कीमत बढ़ जाएगा। तो आमतौर पर यही होता है। तो मुद्रास्फीति यहाँ पर क्या चीज़ है? मुद्रास्फीति आमतौर पर यह घटना है कि लोगों के पास पैसा अधिक आता है, पैसा अधिक आता है तो कीमतें बढ़ती हैं। एक और भी है, लागत जन्य भी है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। तो सिंपल ये जानिए कि मुद्रास्फीति का मतलब ये है कि बाजार में कीमतें आमतौर पर सारी कीमत का जो लेवल है वो ऊपर चला जाएगा, सारा महंगा होते जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रति वर्ष होता है और लगभग सभी देशों में होता है। जिस देश में नहीं होता है वहाँ भी बुरा है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद फिर ये अर्थव्यवस्था को नेगेटिव रोल इस पर अदा करने लगता है, मतलब अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने लगता है। कुछ समय तक ये फ़ायदा पहुंचाता है, मतलब कुछ लिमिट तक, एक लिमिट तक रहेगा तो फ़ायदा पहुंचाता है। अब वो कौन सा लिमिट है, चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं आगे। तो ये क्या है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी भी है और ये अच्छा है, लेकिन वही लिमिट तक। जैसे कि मान के चलिए आपका दवा है, दवा को अगर अधिक यूज़ कर लेंगे तो वो जहर भी बन जाता है। तो वही चीज़ है, ये भी दवा है एक प्रकार का, अर्थव्यवस्था के लिए ये दवा है, जो कि उसके तीव्र वृद्धि के लिए, उसके ग्रोथ में इसका योगदान देता है। लेकिन यदि ये अधिक हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था को बर्बाद भी कर सकता है। जैसे मुद्रास्फीति का एक एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं कि जिम्बाब्वे, केनिया वगैरह इस साइड में, दक्षिण अफ्रीका वाला जो देश है, अफ्रीकन कंट्रीज़, तो इस वाले देश में मुद्रास्फीति इतना अधिक हो गया था, इतना अधिक हो गया था कि वहाँ लाखों करोड़ों में था। मुद्रास्फीति का जो माप था वो लाखों करोड़ों में था। लोग वहाँ पर बोरा भर भर के पैसा ले जाते थे, बोरा भर करके पैसा ले गए और एक छोटा सा प्लास्टिक में लेकर के आलू लेकर के आ रहे हैं, सेब लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आप हो गए करोड़पति, अरबपति, आप भी खुश कि हाँ ठीक है मेरे पास बहुत पैसा है, खुला पैसा है, जिसको बोलते हैं ना, कह रहे कितना पैसा, अरे बहुत टेंशन मत लो, मेरे पास खुला पैसा है। तो भाई खुला पैसा जम के मतलब खूब सारा पैसा है, लेकिन वो पैसा फिर कोई काम का नहीं है। पता चला आपको चिकन पार्टी करने का मन किया, गए चिकन पार्टी करने, तो वहाँ पर पता चला कि 150 करोड़ रुपया लग गया। समझ में आ रहा है? ये आ जाएगा कि चिकन कैसे, तो 100 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये, ये आप लोग को अटपटा लग रहा होगा। लेकिन अगर मुद्रास्फीति इतना अधिक हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो गया? मुद्रास्फीति का एक मतलब ये भी होता है, मुद्रास्फीति इसका मतलब एक ये भी होता है कि इसका मतलब हो गया कि ये आया तो क्या किया, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य ये बढ़ाता है और मुद्रा का मूल्य घटा देता है। ये समझ में आ रहा है? जैसे कि ये हम पे मान के चलिए, आज आप गए किसी, मतलब आज आप गए मान के चलिए कि तेल लेने के लिए गए, मतलब पेट्रोल लेने के लिए गए। ठीक है, पेट्रोल लेने गए, वो है 100 रुपये लीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, वस्तु का क्या है यहाँ पे वैल्यू कि 100 रुपया में पेट्रोल 1 लीटर। ठीक है, काफ़ी तेज़ी में है हम लोग। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है 1-2 साल में यहाँ पर ये 100 की जगह 150 पहुँच जाए, 200 पहुँच सकते हैं। तो यदि मुद्रास्फीति इतना तेज़ी से होगा, तो यदि ये क्या हो गया, पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया, तो अब बताइए क्या हो गया? या तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो वस्तु का मूल्य मतलब उसका वैल्यू, मूल्य मतलब कीमत यहाँ पे नहीं आंकना है कि उसका वैल्यू कितना है, तो उसका वैल्यू या तो बढ़ गया, अब 200 रुपये के बराबर हो गया। या ये कह सकते हैं कि ये जो 100 रुपया था उसका औकात घट गया पेट्रोल खरीदने का। 100 रुपया था पहले, उसका औकात था कि 1 लीटर खरीद सकता है, अब उसका औकात हो गया कि जब 200 रुपये लीटर हो जाएगा तो वो आधा लीटर ही खरीद सकता है, तो उसका औकात क्या हो गया, घट गया है। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मुद्रास्फीति को हम लोग इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही है? मुद्रास्फीति दैट मीन्स एक सामान्य स्तर बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर का क्रमिक रूप से ऊपर जाना मुद्रास्फीति है। ठीक है, अब चलिए, अब इस पे हम लोग फिर आगे बात करते हैं। अरे डस्ट, 1 मिनट।
अब यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग बात करते हैं मुद्रास्फीति कितना प्रकार का होता है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, अच्छा बुरा ये वाला, तो ये किस प्रकार से होता है, मतलब कितने प्रकार का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार है, कोई कोई 4 प्रकार 5 प्रकार भी कर देता है, लेकिन मुख्य रूप से यही है 3 प्रकार। पहला को बोलते हैं रेंगती, रेंगती मुद्रास्फीति। क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब ये रेंग रहा है, मतलब इसमें क्या होगा, मुद्रास्फीति का दर इकाई अंक में रहेगा, 1 इकाई अंक में रहेगा, ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 9 इतना रहेगा, 1 से लेकर के 9% वार्षिक इकाई अंक में रहेगा। और ये जो रहेगा, मतलब मुद्रास्फीति का दर रहेगा वो कम रहेगा, और यही होता है अर्थव्यवस्था के लिए जो बोल सकते हैं संजीवनी का काम करता है, जड़ी बूटी, ठीक है, यही है कि वही काम करता है। लेकिन इससे अधिक होगा तब अर्थव्यवस्था के लिए बुरा होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं कूदती, कूदती अर्थव्यवस्था, सॉरी कूदती मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होगा कि इसमें 2 अंक से अधिक हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए 50%, 100%, 200, 1000, ठीक है, मतलब 2 से 3 अंकों तक ये मुद्रास्फीति पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं कूदती। और यहाँ पे जब पहुंच जाता है मुद्रास्फीति तो वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने लगता है, क्योंकि क्या होगा, कीमतें बहुत अधिक बढ़ रही हैं, तो कीमतों की मतलब उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, तो सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, नोट छाप दिया जाता है। अब बताइए कि ठीक है, लोगों के पास खूब पैसा आ रहा है, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है। जैसे नोट छापने का भी तो एक प्रक्रिया है। जब हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग पूरा नोट निर्गमन का, मतलब नोट इशू जो हम लोग होता है वो कौन करता है, कैसे करता है, किस बेसिस पे नोट छपाता है, ये सब सारा पढ़ेंगे। तो सिंपली अभी इतना आप लोग समझिए कि नोट छापने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी सरकार के पास है, तो सरकार को भी ये देखना पड़ता है कि आपके पास जितना का क्षमता है आप उतना ही ना मतलब नोट छापिएगा। आपके पास संपत्ति है ही नहीं, संपत्ति है ही नहीं। यदि मान के चलिए आपका जैसे होता है कि आपके पास सोना वगैरह जो है, आपका अर्थव्यवस्था का जो आकार है, आप कितना काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कितना का आपको नोट छाप सकते हैं, आपके अर्थव्यवस्था का मूल्य क्या है दूसरे देशों की तुलना में, उस हिसाब से नोट छपाता है। जैसे कि मान के चलिए अगर साधारण एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, तो जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका नौकरी कितना है या ज़मीन जायदाद कितना है, घर द्वार कितना है, सारा कुछ का प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से वो अपना संपत्ति का कुछ कुछ बेच रहा है कि हाँ भैया लो मेरा, हम अपना कोई मान के चलिए करोड़ों का मालिक है, ठीक है, वो बोलेगा कि भैया हमको दो 1 लाख रुपया, हम तुमको चलो अपना संपत्ति में 1% का तुमको शेयर दे देते हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर मेरा संपत्ति मान के चलिए 10,000 रुपया ही है और उससे हम बोले कि 1 लाख रुपया दे दो, हम अपना लो एगो तुमको बॉन्ड दे रहे हैं कि मेरा संपत्ति में तुम्हारा 1% का योगदान रहेगा, चाहे 2% का, 5% का योगदान रहेगा, तो उसका कोई वैल्यू है, वो देगा, बोलेगा भाई तेरे पास संपत्ति कितना का है, 10,000 का है, ऊपर से तुम 1 लाख मांग रहा है, और उसमें बोल रहा है कि भैया मेरा संपत्ति में तुम्हारा 10% का शेयर रहेगा। बोल भाई 10,000 रुपया है, ये 10% 1,000 रुपये का वैल्यू है, 1,000 रुपये में तुम हमसे 1 लाख रुपया मांग रहा है। तो मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा पेपर है, ये जो हमारा बनवा के रखे हैं बॉन्ड पेपर, एग्रीमेंट पेपर वो कह सकते हैं ये सब, तो इसका ये कोई वैल्यू नहीं, वो रद्दी हो गया। सेम इसी प्रकार से यदि देश का एक कोई अगर सरकार है तो बिना अपने मतलब बोल सकते हैं जितना का हमारे पास क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा अगर नोट छाप देगा तो नोट तो खूब हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रद्दी का टुकड़ा। जैसे होता है ना कि भाई पेपर ठीक है, पेपर का वैल्यू है, जिस दिन होता है पढ़ता आदमी, उसके अगला दिन क्या होता है, वो उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, रद्दी का वैल्यू में वो चला जाता है। तो वही कैटेगरी में फिर भी नोट आ जाता है। तो इसलिए ना अभी जो बात हो रहा था कि वहाँ पे मुद्रास्फीति इतना अधिक हो गया था कि लोगों का
अपने ही लोगों का कि विश्वास उठ जाता है इस पैसा पे। जो सरकार पे लिखा होता है नोट पे, आप लोग देखते होंगे, सरकार का वचन रहता है कि मैं धारक को इतना अदा करने का वचन करता हूँ, या ये है इस टाइप का होता है लिखा हुआ, तो वो वाला का बात का वैल्यू बेकार हो जाता है। और इसमें फिर अपने ही देश में लोग इसको लेने से मना करने लगते हैं, और उसके बाद फिर वही वस्तु विनिमय वाला स्टार्ट हो जाता है कि भैया नहीं भाई मेरे पास ठीक है जूता है, आपको जूता चाहिए तो आप हमको भाई कपड़ा दे दीजिए, आपके पास कपड़ा है तो पैसा नहीं, भाई पैसा नहीं लेंगे, पैसा का हमको कोनो ज़रूरत नहीं है, इसका पैसा पे हमको कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार से भरोसा उठ गया है, ये तो रद्दी है, रद्दी लेकर के क्या कर लेंगे हम। जैसे मान के चलिए अभी आप अगर वो रद्दी वगैरह गट्ठर लेकर के जाइए और कुछ जूता दुकान में लीजिए, बोलिए कि लो, तो कितना वो लेगा बताइए। अगर वो मान लीजिए तैयार भी हो गया कि ठीक है भैया तुम मेरे से जीन्स ले जाओ और हमको वो पेपर दे दो, तो कितना का लेगा। अगर जीन्स मान लीजिए 1000 का, तो उस हिसाब से सोचिए कितना पेपर वो लेगा। तो अगर उस हिसाब से उसी रेशियो में दीजिएगा तो ये भी चूँकि वही कैटेगरी में आ गया तो ये भी वही लेगा। और अगर नहीं है तो फिर वो बोलेगा नहीं भाई नहीं चाहिए हमको, एक वस्तु दे रहे हैं, हमको दूसरा वस्तु की ज़रूरत है, वो वाला तुम हमको दे दो, ये वाला हम तुमको दे देंगे, बात हो जाएगा बराबर। और अगर नहीं तो भैया आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। क्लियर है, ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा वही एक कूदती मुद्रास्फीति, इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति होने लगता है खराब। लेकिन एक और है जिसको कि बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर मुद्रास्फीति। शायद इसको अधि बोलते हैं, अधि मुद्रास्फीति बोलते हैं, हाइपर भी बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपर ही लिखते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होगा, इसमें मुद्रास्फीति वही लाखों करोड़ों वाला जो बात हो रहा था ये वहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल वो रद्दी हो जाएगा, जो भी बात हो रहा था वो बिल्कुल ही रद्दी के समान हो जाएगा वहाँ का नोट। तो ये स्थिति हो जाता है इसमें। तो ये प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। रेंगती मुद्रास्फीति, इसमें इकाई अंक में रहेगा, एक अंक में रहेगा, मतलब ये ही अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है, बेहतर होता है। और जो भारत सरकार के द्वारा जो माना गया है कि भाई कितना मुद्रास्फीति होना चाहिए, तो वो है कि 4 से 5% के बीच में मुद्रास्फीति अगर रहेगा, मतलब ये टारगेट रखा है भारत सरकार कि हमें मुद्रास्फीति इतना ही के अंतर्गत रखना है। लेकिन इतना रह नहीं पा रहा है, वो उससे ज़्यादा जा रहा है, वो भी डेटा में और विदाउट डेटा। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर ये धोखेबाजी डेटा का खेला होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इतना होना चाहिए, 4 से 5% को ही अच्छा माना गया, मतलब यही इस कैटेगरी में रेंगती मुद्रास्फीति। इसके अलावा बहुत सारा लोग कर देता है, इकाई में ही बांट देता है कि 3-4 तक रहेगा तो रेंगती, उसके ऊपर रहेगा तो चलती, उसके ऊपर रहेगा तो दौड़ती, फिर उसके बाद कूदती। तो वो सब वाला बेकार है। आराम से 3 कैटेगरी होता है, रेंगती और यहाँ पे कूदती, और ये आपका हो गया हाइपर, एकदम से विस्फोट वाला स्थिति। तो ये वाला समझ में आ गया आप लोग को, ये इतना ये प्रकार है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसको मापा कैसे जाता है मुद्रास्फीति को। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक पैमाना है भारत में जो यूज़ किया जाता है, मतलब सभी देश में यूज़ होता है। भारत जो ऑफिशियली तौर पर करता है वो है WPI। ये WPI है क्या चीज़, तो ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, इसको हिंदी में बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। इस पर मापा जाता है। ये याद रखिएगा कि ये बड़ा ही अजीब टाइप का है, इसमें बहुत विडंबना है, लोग इस पे बहुत ज़्यादा आपत्ति भी करते हैं कि ये तर्कहीन टाइप का एक लगता है। मतलब एक बोलते हैं ना क्षतिपूर्ति करना, अपनी नाकामी को छुपाना, वो वाला चीज़ है ये। इस पे बहुत आलोचना भी होता है, लेकिन इसी पे कर रहा है भाई लोग। इस पे क्या होता है देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब अभी जैसे कि जो चीज़ है, ठीक है, अभी जैसे जो चीज़ है मान के चलिए होलसेल में 2015 में मान के चलिए और 2020 दो कंडीशन ले लिए, ठीक है। अब देखिएगा कि होलसेल और इसमें क्या दिक्कत है। होलसेल में मान के चलिए कोई चीज़ है, कोई भी चीज़
जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी वस्तु, जब हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला पे जब हम लोग सारा कुछ देखे थे कि माल कैसे तैयार होता है, मतलब कोई भी वस्तु कैसे प्रोड्यूस होता है और वो कैसे कैसे किन चीज़ों से होते हुए गुजरते हुए बाज़ार तक पहुंचता है। तो जैसे कि मान के चलिए फर्म है, वहाँ पे कोई भी चीज़ वस्तु बना या फिर किसान खेती किया, तो वहाँ से वो कहाँ जाएगा, वहाँ से जाता है, मान के चलिए कोई अगर वस्तु का निर्माण हो रहा है तो कच्चा माल के तौर पर पहले आएगा फैक्ट्री वाला जो मालिक है वो सारा कुछ करेगा, सबको अपना लेबर वगैरह का कॉस्ट सब कुछ जोड़ जाड़ के उस पर ऐड कर देगा, ठीक है। अब वहाँ से जाएगा वो होलसेलर के पास, क्लियर है। होलसेलर के बाद क्या होता है, उसके बाद वहाँ से जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, या ट्रांसपोर्टेशन पहले भी ऐड होगा फिर बाद में भी ऐड होगा। तो होलसेलर के बाद फिर क्या होगा, वो देगा एक अपने से देखिएगा 2-3 लेयर हो जाता है, एक बड़ा होलसेलर रहता है, एक उससे छोटा होलसेलर रहता है और एक रिटेलर होता है, इस टाइप का होता है। चाहे 2-3 और जुड़ जाते हैं, नहीं होता है। बीच बीच में ये जो मध्यस्थ वाले लोग हैं, डीलर, दलाल कह सकते हैं, जो दलाल हम लोग पढ़े थे कि वो क्या करते हैं, बस बीच में आकर के कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ से यहाँ भेज दे रहे हैं, यहाँ से इतना भेज दे रहे हैं, उसको कुछ करना नहीं है। अरे भाई आप उस पर योगदान दे रहे तो ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं तो ठीक है। जैसे एक होलसेलर है वो ठीक है, पूंजी लगा रहा है, सारा अपना माल ला करके रख रहा है, वहाँ से लोगों को भेज रहा है, तो वो रिस्क उठा रहा है। अब एक बीच वाला दलाल रहता है, वो क्या करेगा, नीचे वाले से दुकान से बात किया, बड़ा वाला से बात किया, यहाँ से माल भेजवा दिया वहाँ डायरेक्ट, और बीच में अपना कमीशन खा लिया। तो इस हिसाब से क्या होता है, रेट बढ़ते जाता है। मतलब ये थोक मूल्य वाला, अगर मान के चलिए कोई चीज़ 100 रुपया है ना, तो ये यहाँ दिखेगा प्लस में, यहाँ से क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, प्लस अगर बीच में कोई एक दलाल घुस गया तो उसका चार्ज, मान के चलिए ट्रांसपोर्टेशन लग गया 10 रुपया, ये दलाल खा गया 10 रुपया, ठीक है। फिर आया एक तो रिटेलर के पास, फिर यहाँ से आया तो फिर ये रिटेलर वाला मान लीजिए रख लिया 10 रुपया, तो 10-20 रुपया कर करके इस तरह जोड़ते जोड़ते कि ये क्या हो जाएगा ना, 100 रुपया वाला चीज़ यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हो जाता है 140 रुपया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ही महंगाई बढ़ता है, जैसे कि ये 100 वाला चीज़ अगर 150 हो गया, अगर ये 150 हो गया, तो ये जो क्या हो रहा था ना ट्रांसपोर्टेशन वाला, वो क्या करेगा, वो भी अपना चार्ज बढ़ा देगा, वो भी लेने लगेगा 20 रुपया, ठीक है, या 20 रुपया 30 रुपया ऐसे बढ़ा देगा। ये बीच वाला जो दलाल था वो भी 10 के जगह वो भी 30-40 अपना जोड़ लेगा, और जो ये दुकानदार फुटकर था वो 20 रुपया रख रहा था, तो वो डायरेक्ट बोलेगा हम 50 रुपया रखेंगे, क्योंकि जैसे ही जितना अधिक पूंजी लगाते हैं लोग, उस पर उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सोचना स्टार्ट कर देता है। तो अब यहाँ पे ये कीमत हो जाएगा, देखिएगा 50, 200, 270, देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा था 100 से 150, मतलब 50% का इजाफा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लगभग 100% का इजाफा हो जाता है, 140 से 270, अप्रॉक्स समझिए यहाँ पे डबल। तो यहाँ पे इसका दोष यही था ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में यहाँ पे ये यही चीज़ शो कर रहा था कि आप तो मुद्रास्फीति को माप दे रहे हैं इसमें, मुद्रास्फीति में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, लेकिन वास्तविक तौर पर देखिएगा तो ये बहुत ही बुरा स्थिति होता है। जैसे कि अगर ही मैं बाज़ार गया हुआ था, तो यहाँ पे जैसे एक बाज़ार समिति होता है ना, प्रत्येक जिला में एक होता है, तो उस वहाँ पर क्या होता है कि होलसेल में सब चीज़ बिकता है। जैसे सब्जी ही था, तो सब्जी वहाँ पे जब लेने गए तो आश्चर्य देख करके एकदम अजीब टाइप का लगा कि जो करेली था, भिंडी था, ठीक है, ये दोनों सब्जियाँ थी, ये प्रति किलो 1 रुपये पड़ रहा था। मतलब आप 50 किलो लीजिए 50 रुपया दीजिए। तो ये अजीब टाइप का सोच के लग रहा कि भाई 50 रुपया में 50 किलो, मतलब पड़ा 1 रुपये होलसेलर वाला में। वही चीज़ दुकान वाला लोग बेच रहा है, जो फुटकर वगैरह जो वो लोग ले करके जो बेचते हैं ना, आधा किलो 1 किलो जो हम लोग लेने जाते हैं, वहाँ पे वो लोग बेच रहा है 10 रुपये। सोचिए यहीं पर मिल रहा है बाज़ार में 1 रुपये, और वो फुटकर वाला लोग बेच रहा है 10 रुपये में, 10 रुपये प्रति किलो। 2 रुपये भी पड़ता तो भी वो बेचता 10 रुपये। अब यहाँ सोचिए कि उनका स्थिति कितना ख़राब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आया ये भी होलसेलर, मेन होलसेलर नहीं है, ये लोग भी मंगा रहा है माल बाहर से, जो इससे जो बड़ा मंडी है, जैसे पटना है, कलकत्ता है, तो ये सब जो बड़ा बड़ा मंडी है वहाँ से माल आ रहा है। तो जब यहाँ पे ये 100 रुपये में दे रहा है अपना प्रॉफिट ले करके, तो सोचिए वो वहाँ से कितना मिलाया होगा, और अगर वहाँ से उतना मिलाया होगा तो सोचिए कि किसान को बेचारा को क्या मिला होगा, जो वो करेली और ये जो भिंडी उपजाया उनको क्या मिला। सोचिए किसान की स्थिति कितनी ख़राब है।
और सरकार फिर ढिंढोरा पीटेगी सरकार के, भाई हम लोग किसान के हित में इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं। भाई खेती करना छोड़ देंगे लोग, इतना उन लोग को अगर मेहनताना नहीं मिलेगा तो अगर डेली तोड़ने का भी जो खर्च होता है कि दिन भर बेचारा अगर 100 के जी तोड़ा होगा उसका भी उसका मजदूरी नहीं मिला होगा। 100 रुपया में उसको कितना मिला होगा? 50 रुपया। अगर यहाँ पे 100 रुपये में मिल रहा है तो उसको तो 50 रुपये या 20-30 रुपये मिला होगा 100 केजी पे। तो अगर 100 केजी पे उसको 20-30 रुपये मिलेगा तो वो क्या करेगा? और वो बेचारा तोड़ा क्यों, ये भी भाई समझ से परे है कि भाई उसको तोड़ा क्यों? तोड़ने में तो उसका दिन भर लग गया होगा। तो इतना इतना जब तोड़ करके उतना कम पैसा मिलेगा तो फिर बेकार है। इतना खेती करके सारा कुछ करते हुए, सारा फसल बीज लगाइए, उर्वरक डालिए, सारा उसका देखभाल करिए, पानी दीजिए, उसके बाद कीड़ा वगैरह से बचाइए, और फिर जा करके उसका डेली का तोड़ने का भी मेहनताना ना मिले तो फिर, और सरकार इस पर ढिंढोरा पड़ेगी नहीं हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। भाई वो जो बेचारा को किसान को उपजाया और उसको मिला 50 रुपया 20 रुपया, वो अब जाएगा अन्य चीज़ लेने के लिए, वहाँ पर मुद्रास्फीति आपको आप तो भाई अलग अलग चीज़ कर रहे हैं ना, इसमें भी गेम होता है। अभी हम लोग चलिए इस पर भाई बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो अब वो जब किसान जाएगा तो देखने जाएगा तो महंगाई इतना कि सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है और उन लोग का सामान एकदम से बेकार में ले लिया जा रहा है। तो यहाँ सब ये सब चीज़ समस्या है। तो WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये भारत सरकार के द्वारा उसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ, ये आप लोग याद रखिएगा कि किसके द्वारा होता है, ये पूछता है क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब इसको बोलते हैं व्यापार और उद्योग मंत्रालय। इसके अधीन एक रहता है इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफिस। इकोनॉमिक मतलब इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल ऑफिस, ये जारी करता है। ये WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स वो यही जारी करता है और बताता है कि देश में मुद्रास्फीति कितनी है। लेकिन ये होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला मैं आप लोगों को कमी बता दिया कि ये खराब है, लेकिन फिर भी इसी पे मापा जा रहा है। इसको आमतौर पर यही कह सकते हैं कि ये सरकार की नाकामी छुपाने का एक रास्ता है जो कि इस पे मापता है। भाई आम हमारे और आपके जीवन, हम और आप क्या होलसेलर हैं? अरे हम लोग तो कस्टमर हैं ना, तो CI पे करिए। तो बहुत प्रयासों के बाद एक ये भी अब निकलना स्टार्ट हो गया है। कुछ साल पहले तक तो ये निकलता भी नहीं था, WPI कोई माना जाता था। तो इसके बाद अब CPI माना गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कि भाई महंगाई तो उसके हिसाब से ना मापिएगा क्योंकि मुद्रास्फीति क्या कर रही है, डायरेक्टली तौर पर हम पर और आप पर प्रभाव डाल रही है। और हम और आप क्या हैं? हम और आप हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लीजिए ना कि वो वस्तु हमें कितने में मिल रही है। आप तो देख लीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि हाँ भाई ये 5 साल में 50% मतलब 50% का वृद्धि हुआ, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियली में देखिए तो वो कितना हो गया, वो तो 140 से 280 के करीब पहुंच गया, 270 हो गया। तो ये आप देखिए ना, इधर से तो आप देख ले रहे कि हाँ ठीक है, यहाँ देखिए हमें तो इस पे मिल रहा है ना 140 पर, 270 पे मिल रहा था, तो यहाँ पे ना हम लोग प्रभावित हुए हैं। तो इस पे चीज़ करना चाहिए। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा होता है CPI। बात की हम लोग क्या चीज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब यहाँ पर ये होता है कि हाँ भाई अब है कि उपभोक्ता को कितने रुपए में मिल रहा है, इसके हिसाब से महंगाई दर तय होगी कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन याद रखिएगा अभी भी ऑफिशियल तौर पर भारत में मुद्रास्फीति की जो गणना है वो WPI ही यूज हो रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर है? आधार वर्ष 2011-12 हम लोग पढ़ चुके थे पिछले GDP में भी, इसमें भी वही है, 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है और वहाँ के हिसाब से हम लोग मुद्रास्फीति को देखते हैं कि कितना 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 क्या क्या बढ़ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके आधार पर तय होता है। इसमें भी क्लासिफिकेशन है, ये जारी किया जाता है CSO के द्वारा। CSO
ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय इसका नाम अभी कर दिया गया है, ऑफिस। पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, अब इसका ऑफिस बोला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और ऑफिस। तो यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ये जारी करता है, यही भाई साहब जारी करता है राष्ट्रीय आय। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय आय कौन आकलित करता है, CSO मारिएगा। और यहाँ पे CPI भी जो है वो कौन कर रहा है, तो CSO ही कर रहा है। WPI कौन कर रहा था, वो CSO नहीं कर रहा था, वो कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन काम करने वाला इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफिस, वो निकाल रहा था। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, ये इसको आकलित करता है। और इस पर फिर बहुत सारा है कि एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग, इंडस्ट्रियल लेबर के लिए अलग, और एक आम लोगों के लिए कि भाई ठीक है ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से निकाला जाता है कि कितना मुद्रास्फीति हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में कितना हुआ, शहरी क्षेत्र में कितना हुआ। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि भाई शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा होता है मुद्रास्फीति। अब होता है कि भाई मुद्रास्फीति का ये हम लोग बात कर लिए कि आप मापते कैसे हैं और कौन कौन सा इस पर कौन कौन सा तरीका है, कौन इसको पब्लिश करता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब है कि मुद्रास्फीति होता क्यों है, कारण क्या है। तो दो और इसी का प्रकार में होता है, जैसे कि दो प्रकार का मुद्रास्फीति को बोलते हैं, एक को बोला जाता है मांग जनित मुद्रास्फीति और एक होता है लागत जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित समझ रहे हैं, अभी हम लोग बात किए थे क्या मांग के नियम पे, कि यदि बाजार में किसी वस्तु का डिमांड अधिक होगा, उसकी मांग अधिक होगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और कीमत का बढ़ना ही कहलाता है मुद्रास्फीति। क्लियर है। तो एक तो कारण ये हो गया, मांग जनित समझ में आ गया। एक प्रकार का ये हो गया कि लोगों के पास पैसा अधिक आ गया। क्लियर है, लोगों के पास पैसा अधिक आ गया, इनकम अधिक आ गया, तो मुद्रास्फीति ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ाना स्टार्ट कर दिया उसका कीमत। अब है दूसरा का चीज लागत जनित। तो दूसरे स्थिति में कि कीमत कब बढ़ता है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होगा, कीमत का बढ़ना। तो कीमत कब बढ़ता है, यदि लागत किसी का अधिक होने लगेगा, दैट मीन्स किसी का लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, या ज़मीन थोड़ा महंगा बिकना लगे, या फिर कच्चा माल जो है जो मध्यवर्ती वस्तु के तौर पर उपयोग किया जा रहा है, अगर उसका कीमत बढ़ जाए तो क्या करेगा, तो वस्तु का ऑब्वियस है कि कीमत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वस्तु का जो कीमत बढ़ना स्टार्ट होगा तो ये होगा लागत जन्य। ठीक है, ये दोनों समझ में आया। मांग जनित मतलब लोगों के पास पैसा अधिक आ गया है, इसलिए वो मांग अधिक कर रहे हैं, और मांग अधिक कर रहे हैं तो मांग की तुलना में पूर्ति कम हो जा रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर चला जाएगा। दूसरा लागत जन्य कि मतलब अब भाई कॉस्टिंग ही अधिक पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि कीमत ऊपर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, मांग जनित और लागत जनित। तो यहाँ तक हम लोग समझे आज। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि तो यहाँ तक हो गया मुद्रास्फीति पे हम लोग देखें। अब है कि किन कारणों से कैसे ये मुद्रास्फीति उद्भव होता है और किस कारण से ये इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लीजिए कि मुद्रास्फीति का एक वक्र है मुद्रास्फीति पे, ये वक्र कई बार पूछता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिलिप्स वक्र। ये मैप आप लोगों को समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो खैर हम लोग इसको अभी रुकिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। ये जो एक अर्थशास्त्री थे फिलिप्स,
इन्हीं के नाम पर ये फिलिप्स वक्र प्रतिपादित ये किए हैं, इसलिए ये जो वक्र है ये इन्हीं के नाम पर रखा गया। वक्र मतलब कर्व। तो ये जो कर्व है ये दो चीज़ों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, एक है मुद्रास्फीति और एक है आपका बेरोजगारी। इन दोनों के बीच में ये संबंध स्थापित करता है, ये बताता है कि ये क्या है, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, अगर एक का प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ेगा। तो ये जैसा कि ग्राफ से आपको दिख रहा होगा, तो ये बोल रहे थे कि ये इन दोनों पर विपरीत संबंध है, विपरीत, ठीक है। जैसे मुद्रास्फीति इन्वर्सली प्रोपोर्शन, विपरीत पर मतलब इन्वर्सली, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो इनके मतलब यही कि देखिए मुद्रास्फीति अगर यहाँ है, इतना हाई है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बेरोजगारी यहाँ पर देखिए कितना है, बेरोजगारी है अभी इतना। अगर इस पॉइंट को हम लोग लेंगे तो बेरोजगारी हमारा कितना है, इतना है, सॉरी तिरछा हो गया, अभी बेरोजगारी कितना है, लेकिन मुद्रास्फीति घट करके इतना हो गया तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा, इतना। मुद्रास्फीति घट करके इतना हो गया, ये यहाँ इतना हो गया, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति कम होगा बेरोजगारी बढ़ेगा, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगा बेरोजगारी घटेगा। इन दोनों के बीच फिलिप्स ने यही संबंध बताया था कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है कि अगर मुद्रास्फीति होगा तो बेरोजगारी घटेगा। लेकिन इन्हीं के जैसे एक और अर्थशास्त्री हुए, उसको बोलते हैं फेल्प्स, फिलिप्स था ना ये, वो है फेल्प्स, माइकल फेल्प्स जो है ना, अमेरिका वाले तैराक, जो कि इंडिया जितना आज तक पूरा देश मिल करके ओलंपिक में गोल्ड जीता है, उससे तिगुना गोल्ड वो अकेले भाई साहब जीत चुके हैं, माइकल फेल्प्स। वो वाले फेल्प्स ने, ये दूसरे फेल्प्स हैं लेकिन नाम वही है फेल्प्स। वो क्या किए, वो बताएं कि ठीक है आप बता रहे हैं ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक जगह में गलत हैं कि ये है, ये अल्पकालिक के लिए ठीक है। आप ये बता रहे हैं वो ठीक है कि भाई मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा, ये ठीक है, लेकिन ये अल्पकाल के लिए होता है, लंबे समय अवधि में ये नहीं होता है, बाद में घट करके अब जो रोजगार है वो वहीं पर आ जाता है। इसके पीछे क्या कारण है कि जैसे कि मुद्रास्फीति बढ़ा, दैट मीन्स क्या हुआ, कीमतें बढ़ना स्टार्ट हुई। कीमतें कब बढ़ती हैं, जब बाजार में मांग होता है, मांग अधिक हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, मांग की तुलना में सप्लाई कम हो रहा है। तो जो उद्योगपति होते हैं वो सोचते हैं कि मांग यहाँ है और कीमत यहाँ है, तो क्यों ना मतलब सप्लाई यहाँ है तो सप्लाई को क्यों ना यहाँ तक पहुँचा दिया जाए, हम इसका अधिक उत्पादन कर देंगे तो सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगा। तो वो अधिक उत्पादन करने के क्रम में क्या होगा, अधिक लोगों को रोजगार में रखना स्टार्ट करेगा। सिर्फ एक उद्योग का बात नहीं हो रही है, टोटल चीज़ पे बात हो रहा है कि सारा चीज़ मान लीजिए पूरा डिमांड पूरा अर्थव्यवस्था में अधिक हो गया, तो सभी का उत्पादन को डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ है। पैसा कैसे आया ये अभी हम लोग बात होगा आगे कि पैसा लोगों के पास आता किधर से है कि वो डिमांड अधिक करने लगेगा। तो अभी सिंपल ये समझिए इसका संबंध जो बता रहे हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है कि सप्लाई मतलब डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ है, तो चूंकि सप्लाई को यहाँ पहुँचाने के लिए मतलब पूर्ति बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, उत्पादन करना होगा। तो इसको जब यहाँ तक लाना है तो लोगों को क्या करना होगा, अधिक लोगों को ही रोजगार देगा, ताकि अधिक लोगों से क्रय करेगा कच्चा वस्तु वगैरह, अधिक लोगों को रोजगार देगा, मतलब श्रम के तौर पर रखेगा और उत्पादन को यहाँ करने का कोशिश करेगा। इसी क्रम में लोगों को रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा तो वो और डिमांड, क्योंकि जिसको मान लीजिए हमारा बेरोजगार है, हमारे पास पैसा नहीं, तो क्या डिमांड करेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन कल को अगर हमारा सैलरी, अगर कोई नौकरी लग गया भाई, आपका जेपीएससी में सिलेक्शन हो गया, चाहे सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, तो बस निकल पड़ा भाई, 60,000 70,000 80,000 महीना आने लगा, तो उसके बाद फिर लो मज़ा। बाद बाकी टेबल के नीचे वाला पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, वो दूरी रहिएगा, नहीं तो बेकार पकड़ा जाइएगा। काहे कि एक से कभी सुनते होंगे कोई 5,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार, कोई 2,000 घूस लेते गिरफ्तार। भाई काहेला नाम खराब करिएगा 2,000 5,000 में। तो इसीलिए भाई जो आपका सैलरी मिल रहा है वो जीने खाने के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है, तो आप उतना में काम चलिए, फिर भी वो बहुत स्टैंडर्ड। अरे अभी देखिए ना, अभी कितना मैं आपको भाई जो रांची में रह के पढ़ रहे हैं, क्या 5,000 6,000 7,000, अगर घर के ज़्यादा दुलरुआ हैं तो 10,000, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा होगा महीना में खर्च करने के लिए। तो इतना में अभी पूरा मौज काट रहे होंगे। लेकिन यही जब सैलरी 70-80 हज़ार रुपये हो जाएगा तो भी संतुष्टि नहीं मिलेगा, तब भी भाई टेबल के नीचे से ले जाइए। क्यों चाहिए भाई, अरे इतना संतुष्टि करिए नहीं, इतना कम है क्या 70-80 हज़ार रुपये, बहुत होता है।
तो उस पर संतुष्टि रखिएगा। तो ये क्या चीज़ होगा कि मान के चलिए कि अभी बेरोजगार है, कोई उत्पादन नहीं कर मतलब कोई डिमांड हम लोग बाजार में स्पेशली कोई ज़्यादा डिमांड नहीं करें, मतलब डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन वो किसके पैसे से कर रहे हैं, बाबूजी के पैसे से। लेकिन जब आपका सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जो ये 70,000 रुपये 80,000 रुपये आपको मिलेगा तो उसका करेंगे क्या, सब बचा लेंगे, एकदम आया बस पैसा को गाड़ के रख देंगे क्या, ऐसा तो करेंगे नहीं। अगर 80,000 रुपये आ रहा तो श्योर है कि उस पर से 50,000 रुपये आप खर्च करिएगा, भाई ढेर करिएगा तो 20,000 बचाइएगा। 30,000 ज़्यादा अगर आप बचाने में विश्वास करते हैं तो 30,000 बचा लीजिएगा, 50,000 तो श्योर खर्च करिएगा। तो जब 50,000 खर्च करिएगा तो कितना डिमांड बढ़ेगा, अभी जहाँ खर्च कर रहे थे आप 10,000 वो करिएगा 50,000, अब वो भी अलग से। जो 50,000 अब 10,000 रुपये जो बाबूजी को छोड़ दिए पैसा लेना, वो बाबूजी भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे, या तो इन्वेस्ट कर देंगे चाहे तो खर्च करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो सिंपली है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो लोगों को जैसे रोजगार मिलेगा, डिमांड बढ़ा दिया, अब डिमांड बढ़ा दिया तो वो और डिमांड करेगा। जैसे हम लोग को नौकरी लगा, हम लोग डिमांड बढ़ाए तो क्या हो गया, और ना सप्लाई घट गया, मतलब सप्लाई और घट गया, तो और पूरा करने के चक्कर में और लोगों को रोजगार में रखेगा। तो ये जो माइकल बोल रहे हैं, ये जो फिलिप्स थे, ये भाई साहब यही बताए हैं कि जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा, दैट मीन्स बेरोजगारी कम होगा, और जैसे ही मुद्रास्फीति घटेगा बेरोजगारी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ये समझ में आया, ये पूछता है बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, तो इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये फिलिप्स वक्र। तो यहाँ तक आज क्लास हो गया। आप लोग को अर्थ मतलब मुद्रास्फीति का आम कॉन्सेप्ट, ये वक्र कितने प्रकार का होता है, रेंगती, कूदती और एक हाइपर वाला जो होता है, ये तीनों। उसके बाद दो अलग क्लासिफिकेशन है, मांग जनित और लागत जनित, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये ओवरऑल आपका मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट हो गया बिल्डअप। अगले क्लास में कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है, किन किन कारणों से मुद्रास्फीति बढ़ता है। जैसे कल हम लोग टॉपिक लेंगे सब्जेक्ट कि हाँ ये चीज़ होगा मुद्रास्फीति, ये चीज़ होगा मुद्रास्फीति बढ़ाएगा, ये चीज़ होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसका उसे कल ही कर लेंगे कि कौन कौन से कारण कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करना है। और उसके बाद लास्ट एक टॉपिक होगा कि मुद्रास्फीति से कौन लोग लाभान्वित, मतलब किनको लाभ होता है और कौन नुकसान में होते हैं, ये भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ तक आज क्लियर रखते हैं, कल बात करते हैं हम लोग इससे आगे, फिर मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।